नमस्कार। थर्ड आई में आपका स्वागत है। 7 तारीख को बिहार के चुनाव हो गए और साथ में कुछ बाई इलेक्शंस भी हो गए। ये एपिसोड 401 है। मैंने पिछले एपिसोड, मेरा 400वां एपिसोड था। मैंने उस बार जानबूझ के नहीं कहा था कि मेरा 400वां एपिसोड है। एक दो लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया और उसको शायद पकड़ा। खैर, इस उपचुनाव का क्या माने हैं और ये कैसे कैसे देश की दिशा को, पॉलिटिकल दिशा को डिसाइड करेगा। बिहार पे आने से पहले बहुत जल्दी से एक रैप अप कर लें, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव इंटरेस्टिंग था। वहाँ 28 सीटों पे चुनाव हुए थे और ऐसा माना जा रहा था कि अगर 9 सीट बीजेपी नहीं जीत पाई तो फिर वो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। लेकिन जैसा, अब ये मैं एग्जिट पोल की आज हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार, और वो जो माई एक्सेस इंडिया वाला है, उसके अनुसार करीब मध्य प्रदेश में 16 से 18 सीट बीजेपी की आ रही हैं। तो कंफर्टेबल हैं, 9 सीट से ज़्यादा आ जाएंगे, उनकी सरकार बची रह जाएगी। और कांग्रेस 10 से 12 है। इसका माने क्या है इसके, लेकिन ये जो चीज़ होने जा रही है उसके 2-3 माने समझ लीजिए। पहला माने यह है कि मेरे हिसाब से जैसे ही ये चीज़ आ जाती है, शिवराज सिंह का अब जाना करीब करीब तय हो जाएगा, क्योंकि वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन अब चूंकि एक बार बीजेपी बिल्कुल ठीक पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बैठ जाएगी, तो शिवराज सिंह का जाना करीब करीब तय है। नरेंद्र सिंह तोमर का अब मुख्यमंत्री बनने की बात हो सकती है। दूसरा एक मुझे वो है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके बारे में ये हो रहा था कि वो उनकी हैसियत कम हो जाएगी, अगर वो 16 से 18 सीट जिता के ले आते हैं तो उनकी हैसियत बरकरार रहेगी और जल्दी ही हम उनको सेंट्रल कैबिनेट में देख सकते हैं। एक चलते चलते इसका वो बता दूं, एक जगह बस बीजेपी के लिए समस्या वाली चीज होगी मध्य प्रदेश में कि ये जो 25 कांग्रेसी आ गए हैं उनके यहाँ, जो उनके टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं, तो वहां पे जो उनका एस्टैब्लिश्ड पुराने बीजेपी के नेता हैं, वो कैसे अकोमोडेट होंगे या उनका क्या होगा, या आने वाले चुनाव में उनका क्या होगा, वो देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। 7 उपचुनाव में माना जा रहा है कि 5-6 सीट बीजेपी के रहेंगे, तो करीब करीब सभी सीटें। गुजरात में 8 में फिर एग्जिट पोल के अनुसार से बीजेपी के 6 से 7 सीट रहेंगी। अब आ जाए हम लोग अपनी बिहार की कहानी पे। बिहार की कहानी यह है कि सारे करीब करीब पोल प्रेडिक्शन केवल दैनिक भास्कर को छोड़ के ये दिखा रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है, तेजस्वी के नेतृत्व में। अब पहले मूल मुद्दे पे एक चीज हम लोग आ जाएं। ये तो अब 10 तारीख, अगले 24 घंटे में ये तय हो जाएगा कि वहां सरकार किसकी और कितने सीट के साथ है। लेकिन जैसा अभी लग रहा है उसके अनुसार ये सरकार, महागठबंधन की जीत निश्चित है बिहार में। हम इस प्रोमाइसिस पे बात कर रहे हैं कि वहां पे महागठबंधन जीत रहा है। तो पहली चीज यह है कि अगर वहां पे एनडीए हारा है तो उसके 2 कारण हैं। जैसे मैंने पहले भी अपने एपिसोड में कहा था कि ये रेफरेंडम ऑन नीतीश था कि ये रेफरेंडम ऑन मोदी या सेंट्रल गवर्नमेंट था। मेरे हिसाब से ये रेफरेंडम ऑन नीतीश उतना नहीं था, क्योंकि जितना उनको विलेन या वो उनको बना के कि ये सारी गलती इनकी है, वो करने में बीजेपी सक्षम रही, क्योंकि बीजेपी ने एलजेपी को साथ लगा के ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया कि ये सारी गलती तो नीतीश की है। लेकिन मेरे हिसाब से जो बिहार का इलेक्शन था वो एक तरह से मोदी सरकार की नीति का एक रेफरेंडम था। अगर पुराने सीए एनआरसी को किनारे भी कर दें, 370 कश्मीर इशू को किनारे भी कर दें, तो अभी हाल में जो माइग्रेंट लेबर का जिस ढंग से हैंडलिंग हुई थी, और वो हैंडलिंग लोग, अच्छा उसका ठीक रहा, केंद्र सरकार इनडायरेक्टली चाहती थी नीतीश के सिर पे फूट। लेकिन ये बिल्कुल तय बात है कि इस देश में कहीं पे भी अगर हुआ वो केवल और केवल केंद्र सरकार उसके लिए दोषी थी, क्योंकि वो आप ट्रेन नहीं चला रहे थे, ट्रेन आपके बस में थी, आप सब बंद किए हुए थे, आप बसों से भेजना मान्य कर रहे थे, आप ट्रेन नहीं चला रहे थे, आप लोगों के मूवमेंट पे वो किए हुए थे, आपकी क्लैरिटी नहीं थी। तो इसलिए वो वक्ती तौर पर वो भले ही ठीक है, उन्होंने ठेल दिया कि नीतीश की गलती थी और उसका गुस्सा नीतीश के ऊपर निकले, लेकिन वो गलती, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, वो गलती केंद्र सरकार की थी जिसपे एक ये रेफरेंडम हो रहा था। दूसरा, जो नई किसान नीति आई है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में किसान ज्यादा संगठित हैं और शायद उनकी आय भी यहां से ज्यादा है, बिहार में उतने संगठित नहीं है। लेकिन एक तरह से ये भी रेफरेंडम हो रहा था कि भाई ये नई जो एग्रीकल्चर नीति है कितनी ठीक है कितनी नहीं। और एक बड़ा रेफरेंडम था जिसको समहाउ तेजस्वी ने उसको पोल का इशू बना दिया, वो था वो आर्थिक मुद्दे। आर्थिक मुद्दे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीडीपी, रोजगार, महंगाई, ये सब
पे भी जो सरकार जिस ढंग से कर रही थी उसके भी रेफरेंडम था, क्योंकि आपने जिस तरह से रोजगार को हैंडल किया है, आप उसमें कह रहे हैं मुद्रा लोन बहुत अच्छा है, स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, क्या क्या आप स्कीम निकाल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है उस पर भी रेफरेंडम था। मुझे 4-5 चीजें ऐसी लगती हैं जो मैं सिलसिलेवार आपके साथ शेयर कर लूं कि ये अगर हार हो रही, फिर से वही चीज है कि अगर जैसा लग रहा है कि एनडीए की हार हो रही है और उसमें खास करके मोदी जी और केंद्र सरकार की नीतियों की हार हो रही है, तो क्या क्या चीजें बीजेपी की नहीं चल पाई। देखिए, पहली चीज जो इनका एक पुराना टेस्टेड फॉर्मूला है कि भाई यहां पे इस ऑर्डर पे भेज दो, ये तो चलेगा ही चलेगा, वो इंडिया पाकिस्तान नहीं हो पाया। और इंडिया पाकिस्तान बहुत करने की कोशिश की गई, पुलवामा भी बोला गया वहां पे, लेकिन जो चल नहीं पाया उसका एक बड़ा कारण यह था कि चाइना से जो एलएसी पे झगड़ा है उसमें आप डिसाइसिव नहीं है। राष्ट्र के सामने एक मन में लोगों के डाउट है कि शायद झूठ बोला जा रहा है, कि लोग ये समझ रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं चाइना इंडिया विवाद में सीमा पे हम। अब ऐसे समय में आप जब उसको इंडिया पाकिस्तान और पुलवामा करते हैं तो लोगों की नहीं समझ में आता है। आप चाइना पे कुछ बात करते, कुछ देशभक्ति की बात और वो करते, तो शायद लोग ज्यादा आपसे करेक्ट होते। दूसरा, जो भ्रष्टाचार बार बार हो रहा था, और ये हो रहा था चारा घोटाला जो लालू के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, उसमें मुझे ये लगता है कि बीजेपी के यहां भी जो मुख्यमंत्री और इस तरह के लोग हैं, घोटालों से बिल्कुल नाक से ऊपर तक डूबे हुए लोग हैं, और भ्रष्टाचार पे कोई बीजेपी ने ऐसा काम किया हो ऐसा नहीं है। और खास करके वो भ्रष्टाचार और उसका लिंकेज तो कहीं ना कहीं है ना, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई और गिरा के फिर जैसे राजस्थान में सरकार गिराई गई, फिर जैसे कर्नाटक में सरकार बनवाई गई, तो ये कहीं ना कहीं और ओवरऑल जो भ्रष्टाचार कह लीजिए उससे, और जिस तरह से सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग, अब्यूज जिसको बोलते हैं, केंद्र सरकार कर रही है, उसका भी कहीं ना कहीं ये एक रेफरेंडम के तौर पे वो आपके अगेंस्ट काम किया। फिर एक जो चिपकाने की कोशिश की गई, अच्छा वो मोदी जी तो नहीं बोले, क्योंकि भाई मोदी जी के बोलने के से तो अच्छा नहीं लगता, वो बाकी लोगों से बुलवाया गया, नौवीं पास तेजस्वी यादव को। अब नौवीं पास वाली बात आपकी, क्योंकि आपका खुद ही नेतृत्व जरा डिग्री के मामले में आप बहुत सॉलिड ग्राउंड पे नहीं है, उस पर यह है कि भाई किसकी क्या डिग्री है, कौन सी डिग्री है, क्या है, वो भी एक संदेह जैसा लगता है। तो इसलिए वो नवी पास वाला मामला भी कि तेजस्वी नवी पास है, वो भी नहीं चल पाया। और उसका एक कारण और है, नीतीश भी ये बोले ना कि नवी पास ये सब, भाई वो नवी पास को 4 साल पहले आपने अपना उप मुख्यमंत्री बनाया था, तब क्या वो मतलब वो पीएचडी थे कि 4 साल में वो पीएचडी से उनकी सारी डिग्री खत्म हो गई और वो नवी पास हो गए? मुख्यमंत्री आपके साथ वो उप मुख्यमंत्री बने थे, तब आपको नवी पास की याद नहीं आई थी। तो इसलिए भी लोगों को लगा कि ये सब मतलब बेकार की बातें हैं। जब आपके साथ अगर कोई आ जाए तो नवी पास भी पीएचडी के बराबर, आपके यहां से चला जाए तो आप नवी पास करने लगे। एक जो चीज बीजेपी के साथ काम नहीं की, जो मुझे लग रहा है, जो बीजेपी का अपने सहयोगियों के प्रति जो व्यवहार होता है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने घटक दल के साथ जो हो रहा है वो लोगों को क्लियर होने लगा और लोगों को ठीक नहीं लग रहा है। सबसे पहले शिवसेना के साथ उन्होंने किया, आपने जो भी तय किया था आप उसमें बिल्कुल साफ नहीं आए कि भाई उसमें यही था ना कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो बार बार उद्धव ठाकरे कह रहे थे, मुझसे कहा गया, उस पर किसी ने साफ सफाई नहीं दी। अकाली आपको छोड़ के चले गए। उसी तरह से जो जेडीयू है उसके पीछे आपने पहले दिन से साफ साफ लग रहा था कि जो चिराग पासवान को जिस ढंग से आप मतलब नीतीश कुमार को टू कट टू साइज और उनके अगेंस्ट आपने लगाया था, वो किसी को भी दिखाई दे रहा था भाई। तो आपका ये जो इस तरह का व्यवहार था घटक दल के प्रति, वो भी कॉन्फिडेंस कहीं पे रेज नहीं कर पाया। तो ये तो हो गई मेरे हिसाब से कि इनकी बात। अब मैं जल्दी से एक बात कह लूं, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर है, ये महागठबंधन अगर जीत के आ रहा है तो उसमें तेजस्वी यादव की तो बात बहुत हो गई है, कांग्रेस की बात हो गई है, लेकिन एक फैक्टर उसमें कई लोगों ने स्टोरी भी की है, एक बड़ा फैक्टर मुझे लगता है तेजस्वी का नेतृत्व, और वो बाय डिफॉल्ट हो गया या कैसे भी हो गया, वो चीजें उनकी ठीक होने लगी। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उन्होंने लालू और राबड़ी की फोटो नहीं लगाई, तो वो कहीं ना कहीं से उसकी जवाबदेही उनकी नहीं हुई। दूसरा उनका ये हुआ कि वो जो सामाजिक मुद्दे हुआ करते थे ना कि वो बैकवर्ड, उन्होंने इस बात ही नहीं की, वो आ गए आर्थिक मुद्दों पे। आर्थिक मुद्दों पे आ जाने से उनका एक फायदा हुआ। पहला उनका फायदा ये हुआ कि जब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिलाया था और 29 सीटें दी थी, तो उस समय बहुत से लोगों को कहना यह था कि कम्युनिस्ट पार्टी जब मैं बोल रहा हूं तो सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल
तीनों को मिला के बोल रहा हूं, ये लगा था कि बहुत ज्यादा सीटें दे दी गई थी, लेकिन वो बिल्कुल कैलकुलेटेड मुझे लगता है तेजस्वी ने रिस्क लिया था। आपने मांझी के साथ नहीं किया, हम पार्टी ने, आपने मुकेश साहनी के साथ नहीं किया, और आपने उपेंद्र कुशवाहा की जो आरएलएसपी थी उनके साथ नहीं किया। ये तीनों लोग किस चीज के वो हैं? एक साहब दलितों के अपने को कहते हैं कि हम वो हैं, एक साहब निषादों के अपने को नेता बनाते हैं, एक साहब कोयरियों का नेता बनाते हैं। तो ये सब लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे लड़ते हैं कि मेरे पीछे ये सोसाइटी के इस वर्ग का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। जबकि कम्युनिस्टों के साथ जब इन्होंने किया तो इनके लिए आसान हो गया कि उस सामाजिक विषयों से हम आर्थिक विषय पे बात करें। मतलब ये नैरेटिव भी तेजस्वी ने कहीं ना कहीं सेट किया कि जब हम कम्युनिस्ट के साथ जा रहे हैं तो कम्युनिस्टों का बेसिक को तो आर्थिक उस पर ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं इनके पक्ष में काम कर गया। दूसरा ये था कि जो सीपीआई एमएल को कह लीजिए या सीपीआई किसी को कह लीजिए, इन लोगों का ज्यादा कनेक्ट होता है, और खास करके ये लोग महादलित और ईबीसी में इन लोगों का ज्यादा काम है, खास करके सीपीआई एमएल का। क्योंकि बिहार में अगर आप देखिए तो दलितों की जागृति डॉक्टर अंबेडकर वाले उस नेताओं से ज्यादा ये जो कम्युनिस्ट और नक्सलाइट मूवमेंट हुआ, उन लोगों ने इन लोगों की लड़ाई ज्यादा लड़ी है। तो शायद कम्युनिस्टों का ज्यादा कनेक्ट बिहार में मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और महादलितों के बीच में इन लोगों का है। एक फायदा ये भी हुआ क्योंकि उसको किसी तथ्य के साथ ये सपोर्ट करते हैं, जो इनके साई बालाजी हैं, आयसा जो यूथ विंग है सीपीआई-एमएल की, उसके अध्यक्ष हैं, जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष हैं। वो एक आंकड़ा देते हैं कि लोकसभा इलेक्शन जो अभी 2019 में हुआ था, वहां पे केवल 4 जगह पे ऑपोजिशन ने 4 लाख का आंकड़ा पार किया था वोट की दृष्टि से। तो एक जगह जहां सीपीआई-एमएल के कैंडिडेट को इन्होंने सपोर्ट किया था, वहां 4 लाख पास किए थे, और 3 जगह जहां आरजेडी के कैंडिडेट को सीपीआई-एमएल ने सपोर्ट किया था, वहां पास किए थे। और इसी आंकड़े को वो आगे एक्सटेंड करते हैं कि जो इस बार रैली में भीड़ दिखाई दे रही थी तेजस्वी की, वो तेजस्वी के प्रति लोगों का चाह, इच्छा और वो तो था ही, लेकिन जो कमिटेड वर्कर कम्युनिस्टों के थे और खास करके सीपीआई-एमएल के वो कहते हैं, उन लोगों का भी वो, क्योंकि हर जिले में है, वो भी काडर बेस्ड है, उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस भीड़ को लाने में। कहना सिर्फ इस सारे उसका ये है कि चीजें इस समय देश के लिए अच्छा है कि अब ये जो हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान और महादलित, दलित, बैकवर्ड, इसको कम से कम तेजस्वी ने एक राह दिखा दी है। तेजस्वी की लीडरशिप क्या होगी क्या नहीं होगी, इट इज टू अर्ली टू से, पर कम से कम इलेक्शन अगर आपने क्या काम किया इस पे, और आपके आर्थिक चीजों को आप कैसे हैंडल करेंगे, इस पे अगर होने लगेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि देश का एक बहुत बड़ा कल्याण होगा। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।